नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पे। चंपत राय नाम तो सुना ही होगा। चंपत राय, किसने नाम नहीं सुना है? हर जगह सुना गया है उनका नाम और देखा गया है कैसे एसआईटी की दूसरी जांच में उनका नाम क्लियर कर दिया गया और फिर से राम मंदिर के महासचिव बनने के लिए सबसे आगे खड़े हैं। उन्हीं चंपत राय की डायरी के किस्से सामने आ रहे हैं। एक पत्रकार जिसने ये सारा कुछ खोला था, उसके खिलाफ केस वेस बनाया था इन लोगों ने, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। उस खबर पे अलग से बात कर लेंगे, लेकिन अभी बात करेंगे चंपत राय जी की डायरी पर। चंपत राय जी की डायरी में एक से एक मजेदार चीजें निकल के आई हैं। आप दिलचस्प कहना चाहें दिलचस्प कहिए और हौलनाक कहना चाहें तो हौलनाक भी कहिए, क्योंकि चोरी का इतना खुला किस्सा और उसके बावजूद आदमी जेल से बाहर, उसके बावजूद आदमी राम मंदिर के आसपास, यह हमारे वक्त की हौलनाक खबर हो सकती है, शर्मनाक खबर हो सकती है। तो सुनिए आप क्या क्या लिखा है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि उनको चिंता इस बात की नहीं है कि चोरी हुई, उनको चिंता इस बात की है, गोपनीय जो इनकी डायरी है उसमें चिंता इस बात की है कि हमारे बीच में भेदिया कौन है, विभीषण कौन है जिसने यह खबर अखिलेश यादव तक पहुंचा दी। यानी चंपत राय को अच्छी तरह से पता था कि चोरी हो रही है, लेकिन उनको चिंता इस बात की नहीं थी कि चोरी हो रही है। चिंता इस बात की थी कि चोरी की खबर बाहर कैसे चली गई और कैसे अखिलेश यादव जी के पास पहुंच गई। इस डायरी में लिखा है कि चंपत राय 4 जून को ट्रेन नंबर 14206 दिल्ली अयोध्या एक्सप्रेस से अयोध्या जा रहे थे। उसी रात 9:30 बजे उनके कार्यकर्ता आनंद चौधरी का व्हाट्सएप मैसेज उनको मिलता है कि जहां पे पैसा गिना जाता है उसके वॉशरूम में, शौचालय में नोटों की गड्डी मिली है। तकरीबन 2,25,000 रुपए सामने आए। उसके बाद सीसीटीवी खंगाली गई और सीसीटीवी खंगालने पर पता चला कि कुछ लोग पैसे चुरा कर ले जा रहे थे। उनको पकड़ा गया और उनसे कहा गया कि पैसे वापस करो। कुछ लोगों ने पैसे वापस किए। अब सवाल यह उठता है कि चंपत राय ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? तो उसका भी जवाब उन्होंने डायरी में ही लिखा हुआ है, अपनी गोपनीय डायरी में लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि चढ़ावे चोरी की बात सामने आते ही पहली बात यह हुई थी कि एफआईआर कराया जाए, लेकिन एफआईआर इसलिए नहीं कराया क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाला था और उसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। यानी भगवान राम की चिंता नहीं थी, भगवान राम के मंदिर में हो रही चोरी की चिंता नहीं थी। चिंता यह थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार, हमारी माई बाप चली गई, उसके चुनाव पर बुरा असर पड़ गया तो हमारे धंधे का क्या होगा। आप समझ रहे हैं, राम मंदिर के ट्रस्ट के महासचिव हैं, राम मंदिर की सारी जिम्मेदारी उनके सर पर है। उनके सामने यह खबर आती है कि राम मंदिर में चोरी हो रही है, चढ़ावे की चोरी हो रही है, लेकिन पुलिस के पास जाकर एफआईआर कराने की जगह, जांच करवाने की जगह, अपराधी को पकड़वाने की जगह उनकी चिंता क्या है? उनकी चिंता यह है कि कहीं योगी आदित्यनाथ की कुर्सी न हिल जाए, कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नुकसान न हो जाए, इसलिए वो खामोश हो जाते हैं, चोरी को दबा देते हैं और एफआईआर नहीं कराते हैं। चंपत राय ये भी कहते हैं कि यह मामला सामने आने के बाद अगले दिन उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा से बात की थी, जो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड एनबीसीसी के जो एक्स चेयरमैन हैं अनूप कुमार, वो भी अयोध्या पहुंचे थे। उनसे भी 2 घंटे बात हुई थी। साथ में पूर्व ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव से बात हुई थी। उन्होंने भी घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी थी। तो नृपेंद्र मिश्रा ने पूछा कि जब इतना कुछ हुआ है तो एफआईआर क्यों नहीं करवाई? जब पता है आपको कि राम मंदिर में चोरी हो रही है तो एफआईआर क्यों नहीं करवाई? तो राय साहब क्या कहते हैं पता है? राय साहब कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि अगर पुलिस को मामला सौंप दिया गया और पूछताछ में कार्रवाई के सभी अधिकार पुलिस के पास चले जाते तो उसका परिणाम क्या होगा ये कहना मुश्किल था। पुलिस के पास मामला पहुंच जाता तो जाहिर है पुलिस जांच करती और हो सकता है पुलिस में कोई ईमानदार अफसर बैठा होता और वो जड़ तक पहुंच जाता कि इस चोरी की शुरुआत कहां से हुई। ये जो चोरी का खेल चल रहा है असल में कौन चला रहा है,
कौन इस चोरी के खेल के पीछे है, ये बात पता चल जाती, चंपत राय के कंट्रोल से बात बाहर निकल जाती, जनता जान जाती कि असल चोर कौन है। छोटे मोटे जेब कतरों को फंसा कर काम नहीं चलता, इसलिए भाई साहब ने पुलिस में खबर दी ही नहीं। अब जरा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। कानून के हिसाब से अगर आपको कानून तोड़े जाने की जानकारी मिली है, आपके सामने कोई चोरी कर रहा है, किसी की हत्या कर रहा है, और अगर आप पुलिस से ये जानकारी छुपाते हैं, पुलिस में जानकारी नहीं देते हैं, तो आपको भी अपराधी माना जाता है या फिर उस अपराध का हिस्सा माना जाता है। मान लिया जाता है कि उस चोरी में आपकी भी सहमति थी, इसीलिए आपने पुलिस को शामिल नहीं किया। आपसे पूछताछ होती है, आपको जेल भी हो सकती है, आपको सजा भी हो सकती है। तो अगर कोई गलत काम आपको पता चलता है तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप पुलिस को बताएं। यह कानूनन है, यह केवल नैतिक जिम्मेदारी का मामला नहीं है। तो अगर चंपत राय को पता चला कि चोरी हो रही है और उसके बावजूद उन्होंने 4 लोगों से डिस्कस किया, वो कह रहे हैं संतों को भी मैंने बताया, कई संतों को मैंने फोन पर बताया, अयोध्या भी बुलाया, मंदिर परिसर के शेषावतार मंदिर में उनके साथ बैठक की, हालांकि ये नहीं बताया है कौन कौन से संत थे, और बोले कि 3-3 दिनों तक 11-11 घंटे बैठकर चढ़ावा चोरी का काफी हिस्सा मैंने वापस लिया, वगैरह वगैरह सब किया। जब आपको सब कुछ ये पता था कि चोरी हो रही है, तो खुद आप पुलिस कैसे बन गए? आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? और अगर आपने पुलिस को नहीं बताया तो यह कानूनन अपराध है। पुलिस अब इनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? इनको कैसे क्लीन चिट दे दी गई जब इतना सब कुछ सामने आ चुका है? जो ये कहानियां सुना रहे हैं, मुझे, अनिल और गोपाल को 11 जून की शाम तक लखनऊ पहुंचने के लिए कहा गया। गोपाल राव ने मेरी तबीयत खराब होने की बात कही, मैंने कहा इसके बावजूद मैं लखनऊ जाऊंगा, और वहां पर भैया जी जोशी से मुलाकात की, आरएसएस के नेता से मुलाकात की, पुलिस से मुलाकात नहीं की। चंपत राय और लिखते हैं कि नृपेंद्र मिश्र को 6 जुलाई की ट्रस्ट की बैठक के लिए अयोध्या आना था, प्लेन का टिकट भी बुक हो चुका था, उन्हें रिसीव करने के लिए ड्राइवर राधेश्याम को भी बोल दिया गया, लेकिन 4 जुलाई को अचानक आपकी यात्रा रद्द होने का संदेश आया, बैठक में नहीं पहुंचे। नृपेंद्र मिश्र आखिर बैठक में क्यों नहीं पहुंचे? अब नृपेंद्र मिश्र कहां पहुंचे, कहां नहीं पहुंचे, वो उनकी प्रॉब्लम है, उसकी जांच अलग से होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल तो वहीं के वहीं है कि आप बैठक क्यों बुलवा रहे थे? आप चोरी का मामला दबाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? एक अपराध आपके सामने आया था जिसमें पब्लिक मनी की चोरी हो रही थी, उसको आप छुपा क्यों रहे थे? आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? और इस पूरे मामले में वो नृपेंद्र मिश्र को विलेन बनाने की, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना नाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो बड़ा पाक साफ हूं। अब देखिए, इस मंदिर के निर्माण में, इस मंदिर की व्यवस्था में पूरी तरह से आरएसएस के लोग हैं, चाहे वो भैया जी जोशी हो, चाहे गोपाल राव हो, चाहे चंपत राय हो, या जितने लोग हैं, ये सब लोग आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। और सारे आरएसएस के लोग जहां पर थे, उस मंदिर में चोरी हुई और उस चोरी को छुपाने और दबाने की कोशिश की गई। सीना इस बात पर पीटा जा रहा है कि चोरी की बात बाहर कैसे चली गई। सिर्फ यही दर्द है सबसे बड़ा। अगर अंदर अंदर चोरी का मामला निपट गया होता तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती। चोरी का मामला बाहर गया, ये इनके लिए दिक्कत की बात है। ये इनके लिए दिक्कत की बात है कि विधानसभा चुनाव में कहीं नुकसान ना हो जाए भारतीय जनता पार्टी का। ये कितने बड़े राम के भक्त हैं, ये कितने बड़े राम के पुजारी हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा। कोई आम आदमी होता और देखता कि राम मंदिर में चोरी हो रही है, तो उसकी धार्मिक भावना को चोट पहुंचती, वो सीधे पुलिस में पहुंचता और वो चाहता कि जो असली चोर है उसको पकड़ा जाए। लेकिन ये जो नास्तिक लोग हैं, जो पूजा पाठ का दिखावा करते हैं, जिनका भगवान में कोई भरोसा नहीं है, जिनको इस बात से कोई असर नहीं होता है कि भगवान का पैसा चोरी हुआ, वो इस मामले को आपस में बातचीत करके सुलझाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं, पुलिस के पास जाना तो छोड़ दीजिए, कोशिश करते हैं कि यह मामला बाहर ना निकले। इनका दर्द यह है, इनकी परेशानी यह है कि मामला बाहर निकल गया। ये इसलिए पुलिस में नहीं जाते हैं कि कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार को नुकसान ना हो जाए।
अब आप सोचिएगा, इनके लिए भगवान राम इंपॉर्टेंट है या योगी आदित्यनाथ की सरकार और अपना पद इंपॉर्टेंट है, अपनी अय्याशियां इंपॉर्टेंट हैं? आप सोचिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या वाकई आप इनको राम भक्त मानते हैं या फिर शुद्ध धंधेबाज मानते हैं। यह बात आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।